हेलो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सीबीआई। मैं आप लोगों को सीबीआई के ऑफिशियल हैंडल पर लेके आया हूं, जो कि आप नेट में सर्च करके देख भी सकते हैं। ये उसका ऑफिशियल हैंडल है, जिसकी उसकी वेबसाइट है, जिसमें उसने अपने मोस्ट वांटेड को ये दिखाया है। ये अलग अलग पेजेस बना रखे हैं। इन्वेस्टिगेशन, सिक्योर जस्टिस, इन लोगों को जैसे इन्वेस्टिगेशन मिल चुका है उसने। ये उनका ऑफिशियल पेज है, आप लोग इसे देख सकते हैं। सीबीआई किन किन चीज़ों की जांच करती है तथा कैसे करती है, या जो हमारे राज्य होते हैं वो कैसे सीबीआई के ऊपर आरोप लगाते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात होगी। तो चलो हम लोग अपनी कॉपी पर चलते हैं तथा किताब पे चलते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये आप लोगों के सामने है, ये लक्ष्मीकांत बुक है, जो कि सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के पास अवेलेबल होती है। तो इसका जो 65 अध्याय है, तो इसमें वर्णन है सीबीआई का। सीबीआई के बारे में देखो, जैसे इसमें स्थापना इसकी दी गई है, कब हुई थी, फिर इसके बाद में इसमें आदर्श उद्देश्य, दृष्टि, आदर्श वाक्य दिए गए हैं तथा सीबीआई को और गठन दिया गया है, और इसका पूर्वा पूर्वामति का प्रावधान दिया गया है, कार्य दिए गए हैं, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। सीबीआई बनाम राज्य पुलिस, ऐसे विवाद भी होते हैं जो कि दिए गए हैं। ये हमारा सीबीआई टॉपिक है, ऐसे दिए गया है। तो आप लोग, मैं अपने हैंडआउट से दिखाता हूँ आप लोगों को, तथा जिससे आप लोग इसको सही से इन्वेस्टिगेट कर पाएँ, क्योंकि हमारा टॉपिक भी इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि तो केंद्र संबंध संघात्मक विवाद, सीबीआई। सीबीआई की पृष्ठभूमि क्या है, सीबीआई का गठन कब हुआ था? तो सीबीआई का गठन सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार तो खत्म हुआ हो गया, लेकिन उससे संबंधित कुछ मुद्दे आ गए थे। जैसे कि भारत के जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने तो इंग्लैंड की तरफ से पार्टिसिपेट किया था युद्ध में, लेकिन जो विवाद हुए थे, इसमें मुद्दे हुए थे, तो उन्हीं को सुलझाने के लिए सीबीआई का गठन किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के मुद्दों को समझाने के लिए सीबीआई का गठन किया गया था। तो सीबीआई का गठन हो गया था 1946 में। तो इसने 10 साल में अपने पूरे मुद्दों को निपटा दिया था। तो अब सीबीआई को काम नहीं कोई बचा था, तो इसी 1956 तक ये फ्री हो गई थी। तो तत्कालीन हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर थे, तो कौन थे उस टाइम पे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनको एक केस संथानम समिति 1962 में सुझाव देती है कि आप लोग सीबीआई को, अब कोई काम तो बचा नहीं, काम क्या दिए जाए, इतनी बड़ी टीम है, पूरे देश में कार्यरत है, सभी जगह के ऑफिसर काम कर रहे हैं, तो अचानक इसको भंग तो किया नहीं जा सकता। खैर, उस समय संसद में बोला भी गया कि इसको भंग कर दिया जाए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट नहीं किया, और के संथानम समिति के सुझाव पर इसमें सीबीआई का गठन किया गया। सीबीआई का गठन जो होता है 1 अप्रैल 1963 को होता है, और के संथानम समिति 1962 में सुझाव देती है कि भ्रष्टाचार की जांच करेगी, और हमारे जो क्रिमिनल केसेस होंगे उनको हैंडल करेगी। देखो, सीबीआई की जांच, मतलब कि ये कैसे हुआ कि भ्रष्टाचार की जांच करेगी, क्योंकि जो हमारे फर्स्ट जो प्रशासनिक सेवा के बैच थे, आईएएस के, जो यूपीएससी अभी एग्ज़ाम कराती है, उस टाइम पे फर्स्ट 2 बैचेस थे, उनमें एग्ज़ाम नहीं हुआ था, सीधे डायरेक्ट भर्ती हो गई थी। जिसमें कि देखा गया था कि आपकी हाइट क्या है, ऐसे चेस्ट वगैरह ऐसे देख करके कि चलो आप आईपीएस बन जाओ, आप जैसे थोड़ा जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो चलो आप मतलब कि डीएम बन जाओ। इस तरीके की भर्ती हुई थी फर्स्ट 2 बैचेस में। तो वो बैच ऐसे निकले कि मतलब कि इतना करप्शन स्टार्ट कर दिए कि जितना अंग्रेजों ने भी करप्शन नहीं किया था। तो उसी के लिए ये हमारी समिति का गठन किया गया। तो पृष्ठभूमि हो गई। पृष्ठभूमि के बाद में अब देखते हैं भूमिका। भूमिका क्या है? भूमिका में मतलब कि ये किन किन चीज़ों की बात करती है तथा इसका काम क्या है। मुख्यतः देखो, इसके 3 काम है। देखो, सबसे पहला काम है अपराध की जांच करना, तथा वो किन चीज़ों के अपराध, क्योंकि ये जो संस्था होती है डायरेक्ट पीएम के प्रति उत्तरदायी होती है। सीधा पीएम इसको कमांड दे सकते हैं कि आप ये कीजिए, यहाँ वहाँ जा सकते हैं। तो ये ऐसे अपराध इसकी पीएम जांच कराना चाहते हैं, उनकी जांच करती है। बम कांडों का अन्वेषण करती है तथा उनका जांच करती है। और तीसरा है कि ये आर्थिक अपराध से रिलेटेड मुद्दे, जैसे आर्थिक अपराध कैसे, जो घोटाला करके भाग गया, हवाला का, जैसे मनी आ रहा है, हवाला मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया, तो मनी से रिलेटेड ये सभी केस हैंडल करती है। वैसे मनी के केस, मनी के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इसके लिए ईडी का भी गठन किया गया है 1956 में, लेकिन उसके ईडी के बारे में बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे कि सॉरी वो अलग पेजेस था, तो हाँ, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक है कि ये किन किन और इसकी क्या भूमिका होती है। जैसे इंटरपोल के साथ मिलकर के काम करती है सीबीआई। इंटरपोल मतलब कि इंटरनेशनल पुलिस। आपने ऑफिशियल उसकी वेबसाइट में भी देखा होगा, इंटरपोल काफ़ी बार आता है। इंटरपोल आप ध्यान रखिएगा, एक अच्छा
मतलब कि ये एक अच्छा शब्द है इंटरपोल। इंटरपोल ही यूज किया जाता है इंटरनेशनल पुलिस की जगह। इंटरनेशनल पुलिस इसका मतलब होता है ये इंटरपोल के साथ मिलकर के आपराधिक मामलों की जांच करती है। जैसे ये हमारे मोस्ट वांटेड घोषित किया है तो इनकी जांच करेगी, कहीं पर भी कोई मिल जाता है तो उनकी जांच करती है। ऐसे मामले केंद्रीय स्तर पर, मतलब कि ये अपने अपने आधार से, ऐसे मामले जो केंद्रीय स्तर पर और यूटी के स्तर पर उभर कर आते हैं उसकी जांच ये करती है। मतलब कि ये केंद्रीय मामले तथा जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें तो डायरेक्ट जाके अन्वेषण करने लगती है। जैसे कोई मुद्दा हुआ, जैसे कि कहीं बम कांड हो गया, अचानक कुछ हड़कंप मच गया, या कोई ऐसे गतिविधियां हो गई जो समाज के लिए विरोध का कारण बनती हैं, तो उनकी जांच करने के लिए अचानक पहुंच जाती है। लेकिन जो राज्य के मुद्दे होते हैं वो स्वतः नहीं जाती हैं, वहां पर राज्य इनको आमंत्रित करता है कि आप हमारे पास आइए, हमारी पुलिस नहीं इन्वेस्टिगेट कर पा रही है तो आप लोग आके हमारे यहाँ पर मतलब कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। जैसे अभी काफ़ी सारे मुद्दे हुए हैं, जैसे सुशांत सिंह केस हुआ था, और हम सभी केसों के बारे में भी आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। सुशांत सिंह केस हुआ था अभी कोलकाता में, वो अभी डॉक्टर लेडी का अभी मर्डर हो गया, जैसे कि उन सभी की जांच सीबीआई ने हैंडल किया है। इसे मुद्दे भी उठते हैं कि सीबीआई को हमने बुलाया था लेकिन अब कह रहे हैं जाएं तो जा नहीं रहा। ये सभी चीज़ों के बाद में हम क्लियर करेंगे, आप एक एक चीज़ स्टार्ट करते जाइए। जैसे मैंने अभी क्या बताया कि ये केंद्र शासित प्रदेशों में स्वतः जा करके मतलब कि वहाँ पर जांच कर सकती है। यूटी में और केंद्र के स्तर पर कोई भी जांच होगी तो ये स्वतः चली जाती है, लेकिन जो राज्य के स्तर पर जांच होती है तो वहाँ पर ये नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि जो राज्य का विषय होता है, जो राज्य होता है, राज्य की पुलिस होती है, वो स्टेट का विषय है। राज्य पुलिस या पुलिस जो आती है वो स्टेट के अंदर आती है, ठीक है। तो डीपी ये जांच किस किस आधार पर जाती है, करने जाती है, तो इसका उल्लेख डीपीएस डीएसपी, डीपीएस ही लिखा है यहाँ पर, डीएसपी होगा, डीएसपी एक्ट की धारा 6, डीएसपीई एक्ट की धारा 6, यहाँ पर डीएसपीई होगा, आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ डीएसपीई की एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत यह राज्यों में जांच करने जाती है। और केंद्र राज्य विवाद क्या हो जाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यही पूछा जाता है और अभी यही चल भी रहा। ममता बनर्जी यही कह रही थी कि हमने बुलाया तो था सीबीआई को जांच करने के लिए, लेकिन अब कह रहे हैं वापस जाओ, तो नहीं जा रही है। क्यों नहीं जाती है उसका भी कारण है। और जैसे नहीं भी बुलाती है कई बार स्टेट गवर्नमेंट, तो ये स्वतः चली जाती है। स्वतः नहीं जाती है उसका भी कारण है कि इनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भेजती है, इस वजह से जाती है। तो आगे बात करते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा है, राज्य सरकारें ये आरोप लगाती हैं कि सीबीआई राज्य सूची की आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप करती है। यह आरोप लगाते हैं कि राजनीति के आधार पर केंद्र सरकार की तरफदारी भी करती है। प्रधानमंत्री की छड़ी तथा प्रधानमंत्री का तोता भी इसे जैसे आलोचनात्मक शब्दों को सहना पड़ता है। यह केंद्र राज्य के बीच में विवाद का कारण नहीं बनती है, बल्कि राज्य और राज्य के बीच में विवाद का कारण बनती है। जैसे सुशांत सिंह केस कहीं हुआ तथा उसकी मतलब कि एफआईआर कहीं हुई तथा इन्वेस्टिगेट कहीं हो रहा है। इस तरीके से मतलब राज्य के बीच में विवाद का कारण बनती है। सर्वोच्च न्यायालय के विचार क्या रहे हैं इस मामले में कि सीबीआई क्या करेगी, ये मतलब कि जांच क्या है, आप क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। सीबीआई तो इसके लिए केंद्र सरकार जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। जैसे कि उन्होंने कुछ पहले ही दे चुके थे, लेकिन उनको अभी 2021 में या 20 में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह दिया है अब सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लेकर के सीबीआई के क्षेत्राधिकार को लेकर के अगस्त 20 में रिया चक्रवर्ती बनाम बिहार सरकार के मामले पर स्पष्ट निर्णय दिए हैं। नंबर 1, जैसे कि कोई संज्ञान अपराध हो तो उसमें भौगोलिक दूरी नहीं देखी जाएगी। मतलब कि जैसे कोई अपराध कहीं हो रहा है, यदि वो उस टाइम पे वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो वो दूसरे जगह भी एफआईआर हो सकती है। पहली बात यह कि यदि वह व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, अपराध कहीं यहाँ पर हो रहा है, यदि वो कहीं पर पकड़ा जाता है तो वहाँ पर तुरंत एफआईआर, करंट 0 एफआईआर दर्ज हो जाती है। इसलिए कहते हैं ना 0 एफआईआर तुरंत दर्ज करो। जैसे आप जाएंगे कि किसी अदर स्टेट में एफआईआर नहीं दर्ज करता है तो दर्ज करनी होती है, क्योंकि फिर आप उसको केस कर सकते हैं उन लोगों के ऊपर। ऐसी फिलहाल तो अभी कोई प्रावधान नहीं है, ऐसे होना चाहिए। जैसे एफआईआर हो सकती है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैंने इसे पहले ही सिद्ध कर दिया है, पहले ही बता दिया था कि जब ललिता कुमारी बनाम यूपी गवर्नमेंट का मामला हुआ था उसमें स्पष्ट कर दिया था कि यदि केस कहीं होता है एफआईआर कहीं पर भी की जा सकती है। राज्यों में सीबीआई जांच को रोकने के लिए जो अधिकार दिए गए हैं वे आत्यांतिक नहीं है, अर्थात डीएसपीई यहाँ पर करेक्ट है,
डीएसपी एक्ट की धारा 6 के तहत जब राज्य बुलाएंगे तभी सीबीआई जांच करेगी, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत राज्यों के बुलाए बिना भी राज्यों में जांच के लिए जा सकते हैं। जब किसी मामले में दूसरे राज्य में एफआईआर हो जाता है, जैसा कि सुशांत सिंह केस में बिहार में दिखाई देता है, तो यह विषय उस राज्य का होता है और वह सीबीआई की जांच को बुलाती है। डीएसपी एक्ट की धारा 6 के तहत सीबीआई को जाना पड़ता है और वह जांच कर सकती है। मतलब कि अब मुद्दा यहाँ से क्लियर होता है। देखो, पहली बात ये, जैसे ममता बनर्जी ने कहा मैंने बुलाया था, लेकिन अब जैसे हमने पहले बुलाया था अब हमने वापस ले लिया कि अब आप जाइए, लेकिन नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि आप बुला तो सकते हैं सीबीआई को, लेकिन जाने मतलब कि आपको भेजने का अधिकार नहीं, जब तक वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेती है, पूरा अपना काम नहीं कर लेती है। तो या आप भेजते हैं तो सुप्रीम वहाँ से कोर्ट भी कह देता है कि आप करिए, जांच करिए, आप हमें समय समय पर रिपोर्ट दीजिए। जैसे अभी केस हुआ था तो वो वाला कोलकाता वाला, तो वहाँ पर ममता बनर्जी आरोप लगा रही थी। तो बात ये नहीं होती है कि वो राजनीतिक रूप से नहीं जा रही है, वहाँ पर राजनीतिक प्रभाव दिखा रही है। बात ये होती है कि उनको कोर्ट का आदेश था, सीधे सुप्रीम कोर्ट के, आप रोज जांच करिए, पर डे की जांच आप हमें सबमिट कीजिए, हमें रिपोर्ट कीजिए आपने क्या जांच की है आज। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों ही कह सकते हैं कि आप लोग वहाँ पर जांच कीजिए। यहाँ पर कोई राज्य का फिर इंटरफेयर नहीं होगा। राज्य यदि मना भी करेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब अगली बात क्या आती है? अगली आती है सुप्रीम कोर्ट के उपर्युक्त निर्णय के बावजूद इस विषय पर विवाद समाप्त नहीं होते हैं कि हाल ही के वर्षों में राज्य सरकारों ने सीबीआई की जांच की सहमति दी थी, उसे वापस लेकर नए प्रकार के आरोप लगाना प्रारंभ किए हैं। यही नए प्रकार के आरोप जो मैंने बताया आपको, इसके सुधार के लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि सुधार हैं सीबीआई को लेकर के, उसकी स्वायत्ता को लेकर के सुधार किए जा रहे हैं, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी केंद्रीय सचिवालय बोर्ड में कि सीबीआई के सुधार को लेकर के। हाँ, जैसे ये सीबीआई की चुनौती एवं सुधार, इसमें सबसे पहले जो 1861 में है, क्योंकि हमारी जो पुलिस वाली है ना, जो पुलिस संचालन की धारा है, जो पुलिस संचालन एक्ट है, जैसे 1861 के पुलिस एक्ट से होता है। भारत में पुलिस बल का संचालन जो होता है 1861 के पुलिस एक्ट से होता है। यहाँ से आप क्या पढ़ रहे हैं अभी? सुधार के उपाय। किसमें? पुलिस की चुनौती और सुधार। मतलब कि जब हमारी पुलिस अच्छी होगी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी सीबीआई की। क्यों? हरियाणा पुलिस आप अपने आप में काफी हद तक सक्षम है अदर स्टेट की पुलिस में। वो अपने मुद्दे स्वयं सुलझा लेती है। कहीं अदर स्टेट का मुद्दा भी हो तो वहां पर उनकी पुलिस जाती है, उसकी जांच करती है। ज्यादा मुद्दे वहां पर नहीं उसके सीबीआई इंटरफेयर करती है उनके मुद्दों में, क्योंकि उनको विश्वास है कि ये कर लेते हैं ये लोग। तो आप लोग ऐसा मतलब कि विकसित कीजिए अपने आप में कि आप अपनी आप पुलिस इतनी अच्छी कीजिए कि सीबीआई की जांच की जरूरत ही नहीं पड़े। तो यही बात पढ़ते हैं कि पुलिस की चुनौती और सुधार क्या है। नंबर 1 की यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है कि 1861 के पुलिस एक्ट की, पुलिस बल का संचालन 1861 के पुलिस एक्ट से होता है। जो पुलिस का संचालन होता है 1861 के पुलिस एक्ट से होता है। इसमें सुधार के लिए कई आयोगों का गठन हुआ है। आप लोग इसका चित्र बना सकते हैं किन किन आयोगों का गठन हुआ है। नंबर 1, जैसे सबसे पहले हुआ था धर्मवीरा आयोग का गठन, फिर जूलियो रिबेरो कमेटी का गठन, फिर पद्मना भैया का समिति का गठन हुआ, फिर मालीमत समिति का गठन हुआ, सोली सोराबजी समिति का गठन हुआ। इन समितियों ने सुझाव दिया कि हमारे पुलिस अधिनियम में जो हमारा पुलिस एक्ट है 1861 का, इसमें सुधार कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मुद्दों को देखा और इन सभी को मिला करके उसने अपना 7 सूत्री सुझाव भी प्रस्तुत किया है। आगे हम उसे देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का 7 सूत्री सुझाव। इसके अलावा यूपी की भूतपूर्व जो डीजीपी रहे हैं प्रकाश सिंह ने एक आरटीआई दर्ज की थी, एक मतलब जनहित याचिका दर्ज की थी 1996 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको दिशा निर्देश देते हुए उस याचिका में तो उन्होंने बताया है कि पुलिस में सुधार हेतु 7 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 सूत्री सुझाव व्यक्त किए हैं। पुलिस की आज का पहले समस्याएं देख लेते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के 7 सूत्री सुधार देख लेंगे। बिल्कुल नीची है, पॉइंट वाइज याद करते जाइए। मैं आपको पुनः एक बार फिर से रिपीट करा दूंगा विद इन 1-2 मिनट में। देखते हैं पुलिस की समस्याएं क्या है आजकल। जैसे ये भारत में पेट्रोलिंग और इन्वेस्टिगेटिंग दोनों डिपार्टमेंट अलग नहीं है, मतलब कि जैसे कि दोनों को मिला दिया गया है। जबकि जो जैसे हमारा लंदन है तो वहाँ पर पेट्रोलिंग
और इन्वेस्टिगेटिंग दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन यहाँ पर जबकि वही पुलिस जो हमारी पेट्रोलिंग करती है, पुलिस वही जाके इन्वेस्टिगेशन करती है। जैसे कि कोई मुद्दा होता है ना, सबसे पहले दरोगा देखेगा ना, डायरेक्ट हाई कमान का एसपी वगैरह आके नहीं देखेगा ना, डायरेक्ट दरोगा देखेगा, वहाँ छोटे स्तर पर जांच होगी, वही मुद्दा नहीं पकड़े पाए जाते हैं। वही शुरू में यदि अच्छी तरीके से जांच हो तो वही मुद्दा अच्छी तरीके से पकड़ जाते हैं, क्योंकि उनका अच्छी तरीके ट्रेनिंग नहीं होती है। इन सभी चीज़ों की बात में बात करेंगे, सुझाव है सुप्रीम कोर्ट के जो ट्रेनिंग बताया मैंने। तो पुलिस की समस्या क्या है? फर्स्ट बात कि पेट्रोलिंग और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट अलग अलग नहीं है। भारत में पेट्रोलिंग इन्वेस्टिगेशन को मिला दिया गया है, जबकि अलग अलग होना चाहिए। दूसरा, सिविल पुलिस पर कम खर्च किया जाता है, जबकि मिलिट्री पुलिस पर अधिक खर्च किया जाता है। सही बात है। नीति निर्माण के लिए संचालन का अभाव है। पुलिस के शिकायत का निवारण हो, व्यवस्थाओं का अभाव है। मतलब कि पुलिस की शिकायत, जैसे पुलिस स्वयं की शिकायत होती है, जैसे उनके वेतन को लेकर के, छुट्टियों को लेकर के, तो उनकी कोई शिकायत नहीं होती। पुलिस के लिए शिकायत होती है, जैसे पुलिस कोई ऐसे काम कर देती है तो लोग नहीं शिकायत अपने कर पाते हैं। और जैसे कार्यकाल की स्थिरता नहीं है कि यहाँ पर डीजीपी है तो 2 साल तक नियत ही रहेगा, ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए। जैसे अच्छा प्रशिक्षण, गोला बारूद जैसे अच्छा प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, तो संचार के साधन भी नहीं इतने उपलब्ध होते हैं कि जगह जगह कैमरा वैमरा लगे हों। लेकिन जैसे दिल्ली है तो इनकी पुलिस को काफ़ी सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो अब हम बात क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट के 7 सूत्रीय सुझाव के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने 7 सूत्रीय सुझाव कैसे दिए हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो 7 सूत्रीय सुझाव हैं, उन्हीं जो ऊपर हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे? पुलिस की चुनौतियां, इन्हीं आयोगों को मिला करके उन्होंने अपना एक 7 सूत्रीय सुझाव दिया, जिसमें 7 पॉइंट है। नंबर 1, सबसे पहले क्या है? राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करना। नीति निर्माण के लिए राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करना, जिससे हमारी पुलिस अच्छी हो सके। दूसरा, पेट्रोलिंग और इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट को अलग अलग करना, अलगाव होना चाहिए। मतलब कि इसकी, जैसे इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट है तो इसकी जांच उच्च लेवल के अधिकारी करने चाहिए। तीसरा पॉइंट, पुलिस बल के विरुद्ध शिकायत करने हेतु शिकायत प्राधिकरण का गठन होना चाहिए। मतलब कि पुलिस के खिलाफ यदि कोई शिकायत करनी है तो उसके लिए शिकायत प्राधिकरण होना चाहिए। और पुलिस की जो शिकायत होती हैं, जैसे छुट्टियां, वेतन को लेकर के, उसके लिए स्थापना मंडल का गठन होना चाहिए। और जैसे डीजीपी है, डीजीपी की नियुक्तियां योग्यता के आधार पर होना चाहिए। मतलब कि 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल निर्धारित होना चाहिए, 2 वर्ष कार्य ही करेंगे। मध्य स्तर पर अधिकारियों के लिए 2 वर्ष की कार्यकाल की सुरक्षा होना चाहिए। मतलब कि जो उसके नीचे काम करते हैं उनको भी 2 लेवल की, मतलब 2 वर्ष के लिए कार्यकाल की सुरक्षा होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो अपर लेवल का अधिकारी हो तो वो तो अपना मतलब इस काफ़ी भौकाल में रहते हैं, लेकिन जो उसके नीचे काम करते हैं उन लोगों को उतना अधिकार नहीं प्राप्त हो पाता है। जैसे नीचे दिया गया ऐसे। और पॉइंट, ये शायद लास्ट पॉइंट है, अर्धसैनिक बल वाला। अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के लिए 2 वर्ष के लिए कार्यकाल को सुरक्षा होना चाहिए। मतलब कि जो जैसे अर्धसैनिक बल, पैरा कमांडो वगैरह हैं, जैसे कि हमारा एसएससी जीडी वगैरह पोस्ट होती हैं, सीआरपीएफ की पोस्ट होती है, तो इनके जो अधिकारी होते हैं उनके भी कार्यकाल को निर्धारित करना चाहिए। और जैसे कि हमारा जो सीबीआई की स्वायत्ता के लिए कदम जो उठाए गए हैं वो हैं, जैसे 1998 में विनीत नारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए नियत होगा। जो सीबीआई का डायरेक्टर होगा उसका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए निर्धारित है कि 2 वर्ष काम ही करेंगे। 2001 में सी दिनाकर केस में प्रावधान किया गया कि सीबीआई निदेशक के रूप में आईपीएस अधिकारियों के अंतिम 4 वरिष्ठों से ही नियुक्ति होती है। मतलब कि अंतिम 4 जो बैच हैं, रिटायर जो होने वाले हैं, लास्ट के 4, जैसे 60, 61, 62, 63, ये 4 बैच हैं लास्ट के। इन्हीं 4 बैचों में से सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होगी। ये नहीं कि आप किसी नवनियोग को नियुक्त कर देते हैं। जो नया व्यक्ति है, आपकी उससे अच्छी बनती है तो आप उसको डायरेक्टर नहीं बना सकते हैं। और क्या दिशा निर्देश, ये तीसरा पॉइंट है जो कदम उठाए गए हैं सीबीआई की स्वायत्ता को लेकर के। 2014 में डीएसपी एक्ट 1946 में संशोधन करके प्रावधान किया गया कि सीबीआई की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर होगी। मतलब कि सीबीआई की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर होगी, जिस समिति में पीएम अध्यक्ष के रूप में होंगे तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता, अर्थात हमारे इस टाइम पे जो भी हैं वो होंगे, और सीजीआई सदस्य के रूप में होंगे। कौन कौन होगा? पीएम अध्यक्ष के रूप में होंगे, लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा, और सीजीआई होंगे। तो अब हम सबसे पहले करते हैं सीबीआई।